हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो अप। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। इस वीडियो में 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट में हम पहले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे आपका पैटर्न, एग्जाम चेंज पैटर्न। सीबीएसई ने 2024-25 में क्लास 11-12 के सिलेबस में क्या अपडेट दी है। क्लास 12 के लिए वीडियो है, 11th के लिए भी सेम चेंजेस हुए हैं, यानी कि एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज आया है। वो क्या चेंज आया है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे 10th से 11th में आए हैं या जो बच्चे 11th पास होकर 12th में गए हैं, उन सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न के बारे में इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th। आपका सिलेबस क्या है। आपको बोर्ड एग्जाम में, यदि आप बोर्ड एग्जाम देंगे 12th में आए हैं 11th पास करके, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। और फिर हम पार्ट नंबर 3 में देखेंगे कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना। आपका डिलीटेड सिलेबस कौन सा है, क्या क्या चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि लास्ट में हम जानेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना होगा अपनी बुक से, और कैसे हमें पढ़ना है, कैसे आप लोग सीखेंगे साइंस को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट, यानी कि आपके एग्जाम चेंज पैटर्न के बारे में। चलिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो सीबीएसई की जो अपडेट सीबीएसई ने दिया है एग्जाम पैटर्न चेंज का, सीबीएसई चेंजेस क्लास 11-12 क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर चेंज करा है, सीबीएसई ने क्या गाइडलाइन जारी की है, देखिए। एज पर द रिवाइज गाइडलाइंस बाय सीबीएसई, द competency focused questions in the form of MCQs, case based questions, source based integrated questions or any other type in class 11th and 12th have been increased। वो बढ़ गया है 40% से कितना हो गया है 50%। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम पैटर्न में चेंज हो गया है। जो सिलेबस है 2024 में जो सिलेबस था 2023 मतलब 22-23 के जो बच्चों ने एग्जाम दिए, जो सिलेबस 22-23 का था वही सिलेबस 2024-25 का है। लेकिन एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज सीबीएसई ने कर दिया है। सीबीएसई ने बोला है कि जो कंपटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन वाला जो पोर्शन था पहले वो था 40% और अब हो गया है 50%। अब आपके माइंड में एक सवाल जरूर आएगा कि ये भाई कंपटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो कंपटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, उन्होंने लिखा भी हुआ है कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चंस या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये सभी आते हैं कंटेम्पेरेंसी फोकस क्वेश्चंस में। अब सभी आते हैं तो आपको समझना क्या है। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जैसे आपके एमसीक्यू 20 नंबर के आते हैं, लास्ट भी 20 नंबर्स के आए थे और इस बार भी कोई चेंज नहीं है। एमसीक्यू इस बार भी आपके 20 मार्क्स के ही आएंगे। तो 20 मार्क्स के जो आपके एमसीक्यूज लेकिन इस बार आने वाले हैं वो ऐसे नहीं आएंगे कि आपने टिक किया, आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई फॉर्मूला क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो आपने लिख दिया HCl। आपसे पूछा कि बताओ फॉर्मूला क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपने लिख लिया NOH। ऐसे नहीं कि आपने चीजें देखी, फॉर्मूला देखा या फिर कोई रिएक्शन देखी आपने और टिक लगाकर आ गए। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज में भी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो 10% सीबीएसई ने बढ़ा दिया है। पहले 40% था और अभी 40% से बढ़कर स्टूडेंट्स हो गया है वो 50%। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक एक चीज को वो ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उनका जो कोर है क्वेश्चन का वहां तक डीप तक उसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे केवल रट्टा मारकर साइंस को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी ये बुरी बैड न्यूज हो सकती है, क्योंकि वो सिलेबस आपका इंक्रीज हो गया। एमसीक्यूज में ऐसा नहीं है कि 20 में तुक्का भी लगाओगे तो 10 नंबर आ ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है उसका रेशो बढ़ गया है। उसके अंदर आपको एक लाइन का क्वेश्चंस होगा, 4 आपको मान लो ऑप्शंस होंगे एमसीक्यू में, तो उन 4 ऑप्शंस को भी आपको इन डेप्थ देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि भाई कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा तभी आप उसमें से एक को टिक कर पाएंगे। तो ये मतलब है मोटा मोटा कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन का, यानी कि आपको अपनी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, आपको अपनी समझ को डेवलप करना पड़ेगा। सवाल को रट्टा मारकर काम नहीं चलने वाला। तो ये बड़ा है। दूसरी अपडेट क्या है सीबीएसई के बोर्ड की 11th और 12th दोनों क्लास के लिए है।
कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो या फिर एज पर एग्जाइटिंग पैटर्न हो, ये रिड्यूस हो गया है। ये 40% था पहले और अभी हो गया है 30%, यानी कि ये सिलेबस इन्होंने कम कर दिया। पहले था 40% और अभी कम करके कर दिया है 30%। अब आपके मन में फिर से डाउट आएगा कि भाई ये कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर होते हैं, जहां पर आपको एनालिटिक की जरूरत पड़ती है। जैसे उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस हो गए, या फिर पैटर्न के हिसाब से जहां जहां भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करके क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा। मान लो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये किस में आएंगे, ये आपके आएंगे द कंस्ट्रक्टेड ये आपके आएंगे द कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपके दो टाइप के क्वेश्चंस हो गई, एक तो हो गए आपके पहला टाइप क्वेश्चंस का द कंपटेंसी फोकस क्वेश्चन, और दूसरा टाइप आपका हो गया द कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। तो आपका जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे एमसीक्यू और केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते थे वो 10% बढ़ गए हैं। जो क्रिटिकल लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते थे वो थोड़े से आपके लिए अच्छी बात है, वो थोड़े से कम हो गए हैं। वो 40% की जगह कितने रह गए हैं, केवल 30% ही रह गए हैं। एमसीक्यूज का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एमसीक्यू सेम है। 2022-23 में भी एमसीक्यू आपके 20% आते थे और 2024-25 में भी एमसीक्यू आपके 20% ही आएंगे। तो ये तो थी अपडेट आपके नए पैटर्न की, न्यू अपडेट सीबीएसई की क्लास 11th और 12th के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पर कि आपको पढ़ना क्या है। ये 80% सिलेबस डिवाइडेड है आपका, कि 50% आपको आएंगे कंपटेंसी फोकस क्वेश्चन, 40% में से 30% आपको आएंगे कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि 50 और 30 80% क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, 20% आपके एमसीक्यूज आएंगे। 100% क्वेश्चन पेपर ऐसे आपका डिसाइड होगा 70 मार्क्स में से। तो अब इसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। आपके टोटल चैप्टर है 10। टोटल कितने चैप्टर हैं आपके, टोटल चैप्टर हैं आपके 10। फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का और सेकंड पार्ट दोनों को मिलाकर ही आपको टोटल पढ़ने पड़ेंगे बस 10 चैप्टर। पहला चैप्टर आपका सोल्यूशन है, कितने नंबर का आएगा भाई, ये 7 नंबर का आएगा। दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएंगी आपकी 9 नंबर की। थर्ड चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है ये आपका आएगा 7 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट आपके आएंगे 7 मार्क्स के। 7 मार्क्स के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो भी 7 नंबर का आएगा बेटा। उसके बाद हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपका आएगा 6 नंबर का। उसके बाद एल्कोहल, फिनोल और ईथर जो चैप्टर है वो भी 6 नंबर का आएगा। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके आएंगे वो आएंगे 8 मार्क्स के। उसके बाद अमीन्स जो आपके आएंगे वो 6 मार्क्स के आएंगे और बायोमोलिकुल्स आपको आएंगे 7 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल आपका पेपर होगा 70 मार्क्स का। 30 मार्क्स आपको एक्सपेरिमेंट के मिलेंगे, प्रैक्टिकल के मिलेंगे, प्रोजेक्ट के मिलेंगे, यानी कि इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल की तरफ से आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं 30 नंबर आपको वहां से मिलेंगे। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपकी बुक में से आएगा। कितने नंबर के चैप्टर में से ये आपने देख लिया कि भाई फर्स्ट चैप्टर में से कितने का आएगा, सेकंड में से कितने का आएगा, ये आपको इससे देखकर समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर टोटल कितने हैं, चैप्टर आपके टोटल हैं 10। 10 चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है चलिए वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी सोल्यूशन, और सोल्यूशन यूनिट में आपको पढ़ना है पूरा सोल्यूशन के बारे में ही, कि सोल्यूशन के टाइप क्या होते हैं। 2 टाइप होते हैं, जैसे सॉल्वेंट होता है भाई, सोल्यूट होता है, तब मिलकर सोल्यूशन बनता है। तो उसका टाइप के बारे में, फिर इसका एक्सप्रेस कैसे, कंसंट्रेशन सोल्यूशन क्या होता है वो आप देखेंगे, सोल्युबिलिटी को देखेंगे, वेपर प्रेशर को देखेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस के आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन को देखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास को देखेंगे। उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मासेस को आप पढ़ेंगे। तो सोल्यूशन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इस पूरे चैप्टर में आप सोल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। सोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है,
ये चैप्टर बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। जब हम इसको करेंगे, समझाएंगे, जब हम की क्लास लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। हम एक्सपेरिमेंट से सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो आपका जो कंटेम्प्रेंसिव फोकस क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसमें से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। चलिए, आपने यूनिट नंबर 1 को देखा, अब देखते हैं यूनिट नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसा आप बस फिगर में देख रहे होंगे, आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपको सेल्स कितने टाइप की होती हैं, फिर आपको गाल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है। जैसे ये आपके सामने लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर है बच्चा, ये साल्ट ब्रिज है ना, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। तो ये जो आप सामने इमेज में देख रहे हैं ना, इस पूरे पर ही बेस्ड चैप्टर है और इसको हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट से। जब हम ये क्लास लेक्चर लेंगे, जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स। तो पूरा चैप्टर आपको एक्सपेरिमेंट से इजीली सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। गाल्वेनिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप नर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो बैटरीज से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, कैसे आपके घर में लाइट, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम क्या है, गाल्वेनिक सेल कौन कौन सी होती है, क्या घर में भी आपने गाल्वेनिक सेल को देखा है? तो जरूर देखा है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ये आप देख सकते हैं, एक ग्राफ है कि रिएक्शन का प्रोग्रेस कैसे होता है, प्रोग्रेस का रिएक्शन कैसे होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का ग्राफ कैसे बनता है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा रिएक्टेंट और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्शन के अंदर, यानी केमिकल जब रिएक्शन होती है तो उसके अंदर दो चीज होती है, या तो कोई ना कोई चीज मिलकर, दो चीज आपस में मिलकर रिएक्शन कर रही होंगी, कुछ चीज मिलकर कुछ नई चीज बना रही होंगी। तो जो चीजें मिलकर कुछ बना रही होती हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जब कुछ बन जाता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब कोई नई चीज बन गई। इजी चैप्टर है। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत इजी है। इसमें कुछ आपको डेरिवेशन देखने को मिलेंगे, ग्राफ देखने को मिलेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये टेबल जरूर देखी होगी, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। ये एलिमेंट कुछ ग्रुप में डिवाइड हैं और कुछ, जैसे एस ब्लॉक ग्रुप में डिवाइड है और ब्लॉक में डिवाइड है। ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? ब्लॉक होते हैं एस पी डी एफ। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये आपके ब्लॉक होते हैं। ग्रुप होते हैं टोटल आपके 8। खैर, तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चा बस डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। इस चैप्टर में डी और एफ को देखेंगे। अब इस टेबल को देखिए, इसके अंदर जो ये बीच वाला पोर्शन है ये वाला डी ब्लॉक के तत्व है, और जो नीचे सबसे लिखा हुआ है ये वाले एफ ब्लॉक के तत्व है। एफ ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। बहुत इजी है, आपने क्लास 9th में, 10th में, 11th में पढ़ा होगा। इसके बारे में इन डिटेल 12th में आपको पढ़ना है। पोजीशन कहाँ पर होती है टेबल में ये जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, फिर हम ये जानेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इन ब्लॉक्स की, ब्लॉक के एलिमेंट्स की, हम वो जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एलिमेंट्स के। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड मैंने बता ही दिया कि इनको बोलते ही एफ ब्लॉक को जो एलिमेंट होते हैं इनको बोलते ही लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कंपाउंड ने कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में ये बॉन्ड बनाकर एक कंपाउंड बन गया है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें एक थ्योरी पढ़ेंगे या वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर ने थ्योरी दी है, इसका मतलब वर्नर आप समझ ही गए होंगे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। डेफिनेशन पढ़ेंगे, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर आप समझ गए होंगे, नामकरण, यानी कि केमिस्ट्री में इसमें से हर बार एग्जाम का पैटर्न सेट है कि 2 नंबर की आपको नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप उसके बाद पढ़ेंगे
आइसोमेरिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सारे आप यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है भाई IUPAC, ये सुना होगा आपने जरूर नाम अपने सीनियर से, जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनसे। तो ये हम पढ़ेंगे इन डिटेल, कैसे निकालते हैं इन सबके नाम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, ये आपका नया चैप्टर है, नाम ही कितना इंटरेस्टिंग है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस जितना नाम इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। क्लासिफिकेशन क्या, हेलो एल्किन कौन से होते हैं, हेलो एरीन कौन से होते हैं, आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये हेलो एल्केन के दिए गए हैं, जैसे ये मोनोहेल्कोन है, ये डाई हेलोकेन है, ये ट्राई हेलोकेन है। हम पढ़ेंगे हेलो एरीन भी। हेलो एरीन के एग्जाम्पल भी देखो, यहाँ पर जो ये फिगर देख रहे हैं ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन के कंपाउंड्स हैं। फिर इसका भी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड ये जानेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मेथड क्या है, ये बनता कैसे हेलो एल्केन, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे भाई हेलो एरीन, हेलो एल्केन के बारे में यदि हम जान लेंगे तो हेलो एरीन कैसे बनता है, फिर हम ये भी जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल रिएक्शंस, और फिर पढ़ेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है सारे। चलिए आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये आप देख सकते हैं, एल्कोहल, फिनोल और ईथर को, इन सब के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है, एल्कोहल कौन होते हैं, फिनोल कौन होते हैं, ईथर क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, फिर इनके नाम के बारे में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, एल्कोहल और फिनोल के बारे में अलग से पढ़ेंगे, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे एल्कोहल और ईथर के बारे में। तो यानी कि इस पूरे चैप्टर में एल्कोहल, ईथर और फिनोल के बारे में पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ये काफी आपको देखने में टफ लग रहा होगा, हालांकि 11th में आपने थोड़ा थोड़ा ये पढ़ लिया होगा, लेकिन 12th में थोड़ा सा इन डिस्कस आप पढ़ेंगे। ये बहुत इजी है कि एल्कोहल कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको यदि मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि ओल कहाँ आता है, तो जिसके लास्ट में OH आता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल जिससे कि आपको ये टफ ना लगे, आप समझ जाए। जहां भी OH आता है वो सारी चीजें एल्कोहल होती हैं, ओल यानी कि लास्ट में ऐसे हम प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद फिनोल कहाँ आता है, ईथर कहाँ आता है, ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखने में काफी डिफिकल्ट सा चार्ट लग रहा होगा, बहुत इजी है। जैसे कि जो इनके आगे से ब्रोमीन है, या तो यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, या आयोडीन आएगा, या क्लोरीन आएगा। ये बहुत तीन चार ही एलिमेंट होते हैं जो यहाँ पर आते हैं। तो ये बहुत इजी है, जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे, सामने एक्सपेरिमेंट्स में भी कुछ देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा, बहुत इजी चैप्टर्स आपको लगेंगे। आगे देखते हैं बेटा, आपका नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें भी आप समझ रहे होंगे, इसमें आपको एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन के बारे में पढ़ना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनका यूज क्या है डेली लाइफ में, कैसे ये बनते हैं, इनकी रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है कि ये बनते कैसे हैं, गुण कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, यूज क्या क्या है इनके, सारी चीजें, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है अमीन। इसमें क्या पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर जानेंगे इनका कि ये बनती कैसे है। ये आपके सामने कुछ नाम दिए हुए हैं, ये कैसे बनते हैं, कैसे इनका क्लासिफिकेशन होता है, नाम कैसे कैसे होते हैं इनके, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट का क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, रिएक्शंस कैसे करते हैं केमिकल के उसमें, और फिर हम देखेंगे डाइजोनियम साल्ट्स इन सिंथेसिस, इसके बारे में भी आप देखेंगे। बहुत इजी, इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। इनके अंदर काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, फॉर्मूलेज हैं, जो आपको इजीली कुछ एक्सपेरिमेंट से, कुछ आप जो हम आपको वीडियोस दिखाएंगे उन वीडियोस से, फिर जो आपको हम सिखाएंगे उससे आप इजीली इनको सबको सीख लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायो मॉलिक्यूल्स। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सुना तो आप सभी ने होगा कि प्रोटीन किस किस चीज में होता है। प्रोटीन हमें डेली लेना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होता है, जरूरी भी है। एंजाइम्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं। उसके आप कुछ फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिपिड है, ये न्यूक्लिक एसिड की फिगर है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं, उसकी जो
फिगर है ओरिजिनल वो इस टाइप से है। कैसे है, प्रोटीन, विटामिन, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। ये तो थे आपके टोटल चैप्टर। कितने चैप्टर हैं आपके? टोटल 10 चैप्टर हैं। क्या पढ़ेंगे आपने देख लिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट इस वीडियो का थर्ड पार्ट ये है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको देखना क्या आपको नहीं पढ़ना। जो नहीं पढ़ना बुक साथ में लेकर बैठिए, जो नहीं पढ़ना उसको क्रॉस लगाते हुए साथ साथ चलिए, जिससे कि एक माइंड पर आपका बर्डन ही ना रहे कि हमको ये भी पढ़ना है और ये गलती से कुछ गलत ना पढ़ ले। हालांकि ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो भी चैप्टर डिलीट हुए हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव में काम आएंगे, जब इन फ्यूचर तैयारी करेंगे तो उसमें काम आएंगे। हालांकि इनमें से कुछ चैप्टर आपके जो बच्चे नीट और जेई का एग्जाम देंगे उसमें भी ये पोर्शन जो डिलीटेड चैप्टर है वो भी रखे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर। हम जहाँ जरूरत पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं पढ़ना, तो यूनिट नंबर 1 आपको नहीं पढ़नी। उसके बाद यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी। उसके बाद आपको यूनिट नंबर 6 भी नहीं पढ़ना। उसके बाद यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको नहीं पढ़ने। आफ्टर देन पॉलीमर्स नहीं पढ़ना आपको। और यूनिट नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको ये भी चैप्टर नहीं पढ़ना। तो ये चैप्टर है आपके टॉपिक नहीं, ये पूरे चैप्टर ही डिलीट है। तो आप इजीली इन चैप्टरों को अपनी बुक से एनसीईआरटी से क्रॉस आपने कर लिए होंगे। उसके बाद हमारी वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट हमें पढ़ना क्या है 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें कैसे पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे क्लास जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है। एनसीईआरटी कुछ और भी बुक है सिंप्लीफाई करके, एग्जाम्पलर बुक है जैसे एनसीईआरटी का ही एक पार्ट है। उन सब की एक्टिविटी को हम देखेंगे। उनके बीच बीच में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में ऐसे बॉक्स बन बनकर क्वेश्चंस रहते हैं। आप सभी ने देखे होंगे ये कि एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ पर एक क्वेश्चंस लिखा होगा, फिर ऐसे नीचे फिर उसके आगे कुछ भी हेडिंग होगी, टेबल होगी और फिर उसके आगे आपको चैप्टर की और भी चैप्टर की डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो ये जो बॉक्स में क्वेश्चंस हैं हम उन सबको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में कंपटेंसी फोकस क्वेश्चन का जो रेशियो है वो बेटा बढ़ गया है। पहले 40% था, वो बढ़कर 50% हो गया है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सारी एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटीज जो भी आपकी बुक में है, आपकी बुक में जो भी एक्सपेरिमेंट है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम सभी चैप्टर्स सभी टॉपिक्स कवर करेंगे विद एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स में क्वेश्चंस रहते हैं बीच बीच में, ऐसे मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी का छुपा हुआ ज्ञान जिसको जनरली टीचर्स भी इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, उनको कोई भी बच्चे भी इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपकी नॉलेज को तो खैर वो बढ़ाते ही हैं। इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दी हुई है बच्चे आपकी, वो सारी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो हुआ कि आपको क्या पढ़ना है। आपको सारी एक्टिविटी पढ़नी है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सारी डेफिनेशन पढ़नी है। जो भी एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स में क्वेश्चंस हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, आपको वो भी पढ़ना है, सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है आपको। ये तो हो गया कि आपको वो टू स्टडी क्या करनी है आपको। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि हमें पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी। तो हम पढ़ेंगे सारी चीजों को 3D मॉडल्स के डायग्राम के साथ, और हम पढ़ेंगे वीडियोस से। फिर हम करेंगे विद एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और एग्जाम में आपके नंबर कटने का कोई चांस ही ना मिले। आप जो भी करें एक्यूरेट करें। आप जो भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, यदि वो 1 नंबर, क्योंकि एमसीक्यू से 1 नंबर के ही होते हैं, 1 नंबर का एमसीक्यू है तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो तो उसमें आप ये ना सोचें कि इसको मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। ये मानकर चलें कि 20 क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू के तो 20 नंबर तो मेरे पक्के। कॉन्सेप्ट हम इतना क्लियर करेंगे 3D मॉडल डायग्राम से, वीडियो से, एक्सपेरिमेंट करके, थ्योरी से सीख कर, डेली यूजेस के एग्जाम्पल से, केमिस्ट्री को बहुत शानदार तरीके से, बहुत अमेजिंग तरीके से, मजे के साथ इस हम जो भी लेक्चर्स लेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों को भी ये कोर्स परचेज करना है वो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदी मीडियम के अगर कोई बच्चे हैं और वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए अलग से बैच चलाया जा रहा है। थैंक यू।